नोएडा की एक दोपहर, जगह है कोस्टा कॉफी शॉप, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया। एक 26 साल का युवा मुझे पहचान कर बात करने आता है। उसकी परेशानी है कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं खरीद पा रहा है। घर, परिवार और समाज उसे एक फेलियर मानता है। दूसरी तरफ एक और युवा अभी कुछ दिन पहले मुझे मिला था एयरपोर्ट पर। उम्र है 28 साल। वो भी डिप्रेशन में है, क्योंकि वो घर खरीद चुका है और अब जिंदगी के हर खुशी से महरूम है। अफोर्ड नहीं कर सकता कहीं कोई वेकेशन या क्लब, मूवी जाना, क्योंकि सारी कमाई ही होम लोन की ईएमआई में जा रही है। ये दोनों युवा मुझे एक गंभीर सोच में डाल देते हैं। क्या इंडिया में घर एक डिप्रेशन की वजह बन चुकी है? मैंने इन दोनों ही युवाओं से एक सीधा सा सवाल पूछा। आप जो साल 2000 के आसपास में पैदा हुए हैं, तो क्या आपको पता भी है कि साल 1900 में पैदा हुए एक युवा अपनी जिंदगी में क्या कुछ झेल चुका था? 14 साल की उम्र में प्रथम विश्व युद्ध, जब आज की तरह के मॉडर्न बिल्डिंग्स नहीं थे, लोग बंकर में छुपकर जान बचाते थे और जिंदगी इस दहशत में बीत रही थी कि क्या पता कल जिंदा रहेंगे कि नहीं। 19 साल की उम्र में फिर से उसने देखा मौत का मंजर, जब स्पेनिश फ्लू से करोड़ों लोग मरे थे। 29 साल की उम्र में आया द ग्रेट डिप्रेशन, जब पूरी दुनिया ही आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई थी। नौकरी, रोजगार सब खत्म। अभी थोड़ा संभला ही था कि 39 साल की उम्र में शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन सब में ही ये उसे पता भी नहीं था कि वो कल जिंदा बचेगा या नहीं। और 45 साल की उम्र तक जब तक सब खत्म हुआ, तो ना कोई उसके पास जमा पूंजी बची थी और ना ही कुछ करने लायक एनर्जी। और वो फिर भी किसी डिप्रेशन की शिकायत शायद ही कर रहा था। और आज का युवा, एक तरफ है घर न खरीद पाने की पीड़ा और दूसरी तरफ घर खरीदकर ईएमआई में फंस जाने की पीड़ा। नहीं, मेरी इस ऐतिहासिक तुलना में एक जरूरी सावधानी रखी जा रही है। 1900 में जन्मा हर व्यक्ति एक जैसी परिस्थितियों से नहीं गुजरा और पिछली पीढ़ी की बड़ी त्रासदियां आज के युवा की आर्थिक व मानसिक तकलीफ को झूठा नहीं बनाती। मेरी इस कहानी का निष्कर्ष, तुम्हारी समस्या छोटी है कतई नहीं है, क्योंकि हर पीढ़ी की लड़ाई अलग होती है। और इसलिए मेरी आज की कहानी में ऐतिहासिक तुलना को किसी पीढ़ी की तकलीफ को छोटा करने की बजाय रेफरेंस पॉइंट के तौर पर आज के हाउसिंग क्राइसिस, सोशल प्रेशर, डेट और मेंटल हेल्थ को समझने के लिए इस्तेमाल किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। घर, सुरक्षा का सपना या डिप्रेशन की नई वजह। एक पीढ़ी घर नहीं खरीद पा रही, दूसरी ईएमआई के कारण जी नहीं पा रही। रात के 2 बजे की दो कहानियां। रात के 2:17 हुए हैं। एक ही शहर में, शायद कुछ किलोमीटर के फासले पर, दो अलग अलग कमरों की लाइट जल रही है। पहले कमरे में 26 साल का अमन अपने मोबाइल पर प्रॉपर्टी पोर्टल स्क्रॉल कर रहा है। एक बेडरूम का छोटा सा फ्लैट, 70 लाख रुपए। दूसरा फ्लैट 80 लाख। तीसरा सिर्फ 74 लाख से शुरू। सिर्फ। अमन उस सिर्फ शब्द को बार बार पढ़ता है। उसकी महीने की टेक होम सैलरी 75,000 रुपए है। किराया 20,000, माता पिता को 15,000 भेजता है। एजुकेशन लोन की ईएमआई 10,000 है। खाना, ऑफिस ट्रेवल, बिजली, फोन, मेडिकल और बाकी खर्च अलग। वो कैलकुलेटर खोलता है। डाउन पेमेंट के लिए कम से कम 15 लाख रुपए चाहिए। रजिस्ट्री, इंटीरियर, ब्रोकरेज और शिफ्टिंग के करीब 10 लाख अलग। अमन कैलकुलेटर बंद कर देता है। फिर इंस्टाग्राम खोलता है। उसके स्कूल के एक दोस्त ने नए घर की चाबी के साथ तस्वीर लगाई है। फाइनली अचीव द बिगेस्ट माइलस्टोन ऑफ माई लाइफ। नीचे लिखा है, नो एक्सक्यूजेज, वर्क हार्ड एंड ड्रीम्स कम ट्रू। अमन उस तस्वीर को देखता है और सोचता है, शायद मैं ही पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहा, शायद मैं जिंदगी में पीछे रह गया। 26 साल का हो गया लेकिन अपना घर तक नहीं खरीद पाया। उसी समय दूसरे कमरे में 28 साल का राघव भी सो नहीं पा रहा। लेकिन राघव घर न खरीद पाने के कारण परेशान नहीं है। वो घर खरीद चुका है। 2 साल पहले उसने 90 लाख का फ्लैट खरीदा था। परिवार ने कहा था, अभी नहीं खरीदा तो बाद में कभी नहीं खरीद पाओगे। ब्रोकर ने कहा था, सर यह आखिरी यूनिट है। बैंक ने कहा, आप 75 लाख के लोन के लिए एलिजिबल हैं। ऑफिस के सहकर्मी ने कहा, किराया देना पैसे बर्बाद करना है।
राघव ने अपनी सारी सेविंग डाउन पेमेंट में डाल दी। माता पिता की कुछ जमा पूंजी भी लग गई। अब हर महीने उसकी होम लोन ईएमआई जाती है, सोसाइटी मेंटेनेंस जाता है, कार लोन जाता है, इंश्योरेंस जाता है, फर्नीचर की ईएमआई जाती है। वो जिस घर में रहता है वो टेक्निकली उसका है, लेकिन अगले 20 साल तक उस घर पर बैंक का अधिकार उससे अधिक है। दोस्त गोवा चलने को कहते हैं तो वो मना कर देता है। पत्नी कहती है कि कई साल से कहीं बाहर घूमने नहीं गए। वो बजट खोलकर बैठ जाता है। मां के इलाज का खर्च आता है तो वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है। ऑफिस में नौकरी जाने की अफवाह फैलती है तो उसकी धड़कन बढ़ जाती है। वो हर सुबह उस खूबसूरत बालकनी में खड़ा होता है जिसे देखकर उसने घर खरीदा था, लेकिन अब उसे बालकनी का व्यू नहीं दिखता। उसे सिर्फ अगले महीने की ईएमआई दिखती है। एक 26 साल का युवा डिप्रेशन में है क्योंकि वो घर नहीं खरीद सकता। दूसरा 28 साल का युवा परेशान है क्योंकि वो खरीद चुका है घर और अब जिंदगी की कोई छोटी बड़ी खुशी अफोर्ड नहीं कर सकता। जरा सोचिए, क्या घर जो कभी सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक था, आज चिंता और डिप्रेशन की वजह बनता जा रहा है? पहला सवाल, क्या घर सचमुच समस्या है? सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर लेते हैं, घर अपने आप में समस्या नहीं है। हर इंसान को सुरक्षित छत चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहां मकान मालिक 11 महीने के बाद किराया न बढ़ाए, जहां कोई अचानक ये ना कह दे अगले महीने घर खाली कर दीजिए। बच्चों को स्थिरता मिले, बुजुर्ग माता पिता को सुरक्षा मिले। आप दीवार में कील लगाने से पहले किसी से अनुमति ना मांगे। घर में भावनात्मक सुरक्षा होती है, समस्या घर नहीं। समस्या तब पैदा होती है जब घर को सिर्फ शेल्टर नहीं रहने दिया जाता, उसे सफलता का प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। हमारे समाज में घर का मतलब केवल चार दीवारें नहीं है। घर का मतलब है आप सेटल्ड हैं या नहीं, आपकी शादी हो सकती है या नहीं, आप जिम्मेदार हैं या नहीं, आपने जिंदगी में कुछ हासिल किया या नहीं, आपके माता पिता रिश्तेदारों के सामने गर्व कर सकते हैं या नहीं, आप सफल हैं या अभी संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए घर खरीदने का फैसला अक्सर फाइनेंशियल एक्सेल सीट में नहीं लिया जाता, वो डाइनिंग टेबल पर लिया जाता है। मां कहती है बेटा अपना घर अपना होता है। पिता कहते हैं हमने भी बहुत मुश्किल से बनाया था। रिश्तेदार पूछते हैं अगर अच्छी नौकरी है तो अभी तक किराए पर क्यों रह रहे हो। ब्रोकर कहता है सर प्रॉपर्टी कभी सस्ती नहीं होती। सोशल मीडिया कहता है 27 की उम्र में पहला घर खरीद लिया। और बैंक कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस योर लोन इज अप्रूव्ड। इन सारी आवाजों के बीच वो युवा ये पूछना भूल जाता है क्या मैं घर खरीद सकता हूं। वो केवल ये पूछता है क्या बैंक मुझे लोन देगा। लेकिन बैंक की लोन एलिजिबिलिटी और आपकी वास्तविक एफोर्डेबिलिटी दो अलग चीजें हैं। बैंक ये देखता है कि आप ईएमआई चुका सकते हैं या नहीं। बैंक ये नहीं देखता कि ईएमआई चुकाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बचेगा। क्या आप माता पिता का इलाज करा पाएंगे, क्या आप बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा पाएंगे, क्या आप नौकरी छूटने पर 6 महीने तक टिक पाएंगे, क्या आप साल में एक बार परिवार के साथ बाहर जा पाएंगे, क्या आप अपनी रिटायरमेंट के लिए बचत कर पाएंगे, क्या आप घर के भीतर रहेंगे या केवल घर की ईएमआई चुकाने के लिए जीवित रहेंगे। अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो आप भी इस कहानी से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करके ऐसी कहानियों को औरों तक भी पहुंचाएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। 1900 में पैदा हुआ युवा क्या यह सब झेल रहा था? अब उस ऐतिहासिक तुलना पर आते हैं जो सोशल मीडिया पर अक्सर दिखाई देती है। मान लीजिए एक इंसान वर्ष 1900 में पैदा हुआ। जब वो लगभग 14 साल का हुआ तब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। युद्ध 1918 तक चला और दुनिया के 30 से अधिक देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें शामिल हुए। जब वो 18 या 19 साल का हुआ तब स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक दुनिया में फैल गई। अनुमान है कि लगभग 50 करोड़ लोग, उस समय दुनिया की करीब 1/3 आबादी, इस वायरस से संक्रमित हुए और कम से कम 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। खास बात यह थी कि 20 से 40 वर्ष के स्वस्थ युवाओं में भी मृत्यु दर बहुत अधिक थी। 29 साल की उम्र में 1929 की ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुई। यह औद्योगिक दुनिया के सबसे गंभीर आर्थिक मंदियों में गिनी जाती है और इसका असर लगभग एक दशक तक रहा। लाखों लोगों की नौकरी, कारोबार, घर और जमा पूंजी चली गई। 39 साल की उम्र में सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। 45 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते युद्ध समाप्त हुआ। इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के शुरुआती 45 वर्षों में विश्व युद्ध, महामारी, आर्थिक बर्बादी और फिर एक और विश्व युद्ध देखा। लेकिन यहां एक सावधानी जरूरी है, यह एक ग्लोबल टाइमलाइन है। हर देश और हर इंसान का अनुभव एक जैसा नहीं था। अगर यही व्यक्ति इंडिया में वर्ष 1900 में पैदा हुआ होता
तो उसकी कहानी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, स्वतंत्रता आंदोलन, 1919 का जलियांवाला बाग, आर्थिक असुरक्षा, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, 1943 का बंगाल का अकाल और अंततः 1947 का विभाजन भी शामिल हो सकता था। उस पीढ़ी को कई बार यह नहीं पता होता था कि अगले महीने नौकरी रहेगी या नहीं, अगले साल फसल होगी या नहीं, युद्ध घर तक पहुंच जाएगा या नहीं, महामारी में परिवार का कौन सा सदस्य जीवित बचेगा, बैंक में जमा पैसा सुरक्षित है या नहीं। उसके लिए संकट कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं था, संकट उसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी था। तो क्या आज के युवा की समस्या छोटी है? अब यहां बहुत से लोग कहेंगे आज के युवाओं को किस बात का डिप्रेशन है, उनके पास एसी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, खाना है, नौकरी है। पुरानी पीढ़ी ने युद्ध झेला, महामारी झेली, गरीबी झेली। आज का युवा घर नहीं खरीद पाया तो परेशान हो गया। मैंने भी उन युवाओं से यही कहा था, लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन यह तुलना अधूरी है। इतिहास हमें पर्सपेक्टिव देने के लिए है, किसी की तकलीफ को इनवैलिडेट करने के लिए नहीं। यह कहना कि पहले लोगों ने युद्ध झेला इसलिए आज तुम्हें हाउसिंग स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वैसा ही है जैसे किसी बीमार व्यक्ति से कहना कि किसी दूसरे को कैंसर है इसलिए तुम्हें बुखार की शिकायत नहीं करनी चाहिए। दूसरे की बड़ी पीड़ा आपकी पीड़ा को काल्पनिक नहीं बना देती। WHO के अनुसार डिप्रेशन केवल इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, इसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक कारक एक साथ काम कर सकते हैं। बेरोजगारी, आर्थिक झटके और दूसरे प्रतिकूल जीवन अनुभव जोखिम बढ़ा सकते हैं। इसके प्रभाव में उपचार उपलब्ध हैं। यह भी जरूरी है कि हम स्ट्रेस, सैडनेस और क्लिनिकली डायग्नोस्ड डिप्रेशन को एक ही चीज ना माने। हर EMI स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं है, हर उदासी बीमारी नहीं है, लेकिन लगातार आर्थिक असुरक्षा, नींद की कमी, भय, होपलेसनेस और सामाजिक अलगाव किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि 1900 की पीढ़ी ज्यादा दुखी थी या 2000 की पीढ़ी। सवाल यह है हर पीढ़ी का डर किस रूप में सामने आया। 1900 में पैदा हुआ व्यक्ति को डर था कि युद्ध में जान बच पाएगी या नहीं। 2000 में पैदा हुआ युवा को डर है कि उसकी नौकरी ऑटोमेशन, रिसेशन या रीस्ट्रक्चरिंग में बच पाएगी या नहीं। पुरानी पीढ़ी को डर था कि बैंक डूब जाएगा, नई पीढ़ी को डर है कि वो 25 साल का होम लोन कैसे चुकाएगा। उस दौर में संकट अक्सर अचानक दिखाई देता था। आज का संकट सब्सक्रिप्शन की तरह हर महीने आता है। हर महीने EMI, हर महीने रेंट, हर महीने क्रेडिट कार्ड बिल, हर महीने स्कूल फीस, हर महीने इंश्योरेंस प्रीमियम, हर महीने यह डर कि एक सैलरी क्रेडिट न हुई तो पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हिल जाएगी। पुरानी पीढ़ी की त्रासदी कई बार विजिबल थी, आज की पीढ़ी की परेशानी कई बार इनविजिबल है। बाहर से वो युवा ब्रांडेड शर्ट पहनकर ऑफिस जाता है, लिंक्डइन पर प्रमोशन अनाउंसमेंट डालता है, इंस्टाग्राम पर कैफे की तस्वीर डालता है, लेकिन भीतर से वो केवल एक मिस्ड सैलरी अवे फ्रॉम क्राइसिस हो सकता है। आज घर खरीदना इतना बड़ा साइकोलॉजिकल बर्डन क्यों बन गया है? पहली वजह, घर अब जरूरत से पहले सोशल डेडलाइन बन गया है। समाज ने जिंदगी की एक टाइमलाइन बना दी है। 23 में नौकरी, 26 में शादी, 28 में घर, 30 में बच्चा, 35 में दूसरी प्रॉपर्टी, 40 में फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन वास्तविक जीवन लीनियर नहीं होता। किसी की पढ़ाई देर से पूरी होती है, किसी की पहली नौकरी कम वेतन वाली होती है, कोई करियर बदलता है, किसी को माता पिता की जिम्मेदारी ज्यादा उठानी पड़ती है, कोई टॉक्सिक मैरिज से निकल रहा होता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। लेकिन समाज हर व्यक्ति को एक ही चेकलिस्ट से मापता है, और जब व्यक्ति उस टाइमलाइन से पीछे रह जाता है तो उसे लगता है कि उसने जीवन में असफलता हासिल कर ली। वास्तव में वो केवल किसी दूसरे द्वारा बनाई गई टाइमलाइन पर नहीं चल रहा होता। दूसरी वजह, सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को 24 घंटे का बना दिया। पहले आपको अपने मोहल्ले और रिश्तेदारी के कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति पता होती थी। आज आपके मोबाइल में हजारों लोगों की एडिटेड जिंदगी मौजूद है। किसी ने नया घर खरीदा, किसी ने नई कार खरीदी, कोई बाली में है, कोई दुबई में, कोई लिख रहा है अबाउट माई पेरेंट्स दियर ड्रीम होम एट 25। लेकिन ये पोस्ट ये नहीं बताती कि डाउन पेमेंट किसने दिया, परिवार के पास पहले से जमीन थी या नहीं, लोन कितना है, मंथली EMI कितनी है, पति पत्नी की संयुक्त आय कितनी है, घर सचमुच खरीदा गया है या केवल बुकिंग हुई है, क्या व्यक्ति उस घर के कारण आर्थिक तनाव में है। सोशल मीडिया असेट दिखाता है, लायबिलिटी नहीं दिखाता, चाबी दिखाता है, लोन एग्रीमेंट नहीं दिखाता, बालकनी व्यू दिखाता है, 20 साल का एमोर्टाइजेशन शेड्यूल नहीं दिखाता। और देखने वाला युवा अपनी पूरी वास्तविक जिंदगी की तुलना
दूसरे व्यक्ति के सबसे खूबसूरत 10 सेकंड से करता है। तीसरी वजह, घर की कीमत और आय की रफ्तार एक जैसी नहीं है। भारत के बड़े शहरों में एफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सीमित एफोर्डेबल सप्लाई और बढ़ती कीमतों के कारण बहुत से परिवारों के लिए होम ओनरशिप पहुंच से बाहर है। शहरी किराए में भी तेज वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। युवा की सैलरी बढ़ती है तो उसे लगता है कि अब घर पास आएगा, लेकिन अक्सर प्रॉपर्टी प्राइस, डाउन पेमेंट और रेंट भी बढ़ जाते हैं। वो एक ट्रेडमिल पर दौड़ता है, दौड़ता बहुत है, लेकिन डेस्टिनेशन उतनी ही दूर दिखाई देती है। और यहीं एक डेंजरस साइकोलॉजिकल कंक्लूजन पैदा होता है। मेरी इनकम बढ़ रही है, फिर भी मैं घर नहीं खरीद पा रहा, इसका मतलब मैं असफल हूं। जबकि समस्या केवल व्यक्ति की इनकम नहीं हो सकती। समस्या लैंड प्राइस, स्पेकुलेटिव डिमांड, लिमिटेड सप्लाई, अर्बन प्लानिंग, टैक्सेशन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इन्वेस्टर ड्रिवन हाउसिंग और जॉब्स के कुछ शहरों में कॉन्सेंट्रेशन की भी हो सकती है। लेकिन व्यवस्था की समस्या को व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत फेलियर मान लेता है। घर खरीदकर भी व्यक्ति क्यों फंस सकता है? अब राघव की कहानी पर लौटते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 70 लाख का होम लोन लेता है, ब्याज 8.5% है, अवधि 20 साल, उसकी ईएमआई करीब 60,700 रुपए प्रति माह बनेगी। 20 वर्षों में वो लगभग 1,46,00,000 रुपए चुकाएगा। इसमें करीब 76 लाख केवल इंटरेस्ट होगा। और ये केवल होम लोन है। डाउन पेमेंट अलग, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन अलग, इंटीरियर अलग, मेंटेनेंस अलग, प्रॉपर्टी टैक्स अलग, रिपेयर अलग, पार्किंग, क्लब चार्जेस, शिफ्टिंग और फर्निशिंग अलग। अर्थात जिस 90 लाख के घर को राघव खरीद रहा है, उसकी वास्तविक लाइफ टाइम कॉस्ट कहीं अधिक हो सकती है। अब मान लीजिए राघव और उसकी पत्नी की कंबाइंड टेक होम इनकम 1,60,000 है। 61,000 होम लोन ईएमआई, 8,000 मेंटेनेंस, 18,000 कार ईएमआई, 12,000 माता पिता की सहायता, 10,000 इंश्योरेंस और मेडिकल, 15,000 रुपए ग्रॉसरी, 10,000 कॉम्यूट और फ्यूएल। इसके बाद बच्चे, यात्रा, कपड़े, सोशल ऑब्लिगेशंस, गैजेट्स, इमरजेंसी और रिटायरमेंट सेविंग्स का खर्च। कागज पर राघव प्रॉपर्टी ओनर है, कैश फ्लो में वो फाइनेंशियली फ्रेजाइल है। इसे हाउस पुअर कहा जाता है। आपके पास महंगा घर है, लेकिन घर के बाहर जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं। आपका नेटवर्थ बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। दीवारें अपनी है, मगर समय बैंक का है। आप नौकरी बदलना चाहते हैं, लेकिन ईएमआई अनुमति नहीं देती। आप टॉक्सिक बॉस को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ईएमआई अनुमति नहीं देती। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ईएमआई अनुमति नहीं देती। आप मेंटली एग्जॉस्ट होकर 6 महीने का करियर ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन ईएमआई अनुमति नहीं देती। और धीरे धीरे घर सुरक्षा देने की बजाय आपके लाइफ के डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है। आरबीआई डेटा के अनुसार इंडिया का हाउस होल्ड डेट जीडीपी के 45.5% तक पहुंच गया है। इसका पूरा हिस्सा हाउसिंग डेट नहीं है, लेकिन बढ़ता हाउस होल्ड लिवरेज यह बताता है कि परिवारों की जिंदगी में डेट की भूमिका लगातार बड़ी हो रही है। और इन सब के बीच सबसे खतरनाक सोशल कंडीशनिंग, किराया देना पैसे की बर्बादी है। यह रियल एस्टेट मार्केटिंग का सबसे पावरफुल नैरेटिव है। रेंट इज अ बेस्ट, लेकिन यह आधा सच है। किराए के बदले आपको रहने की जगह मिलती है, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जॉब बदलने की स्वतंत्रता मिलती है, मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी प्राइस रिस्क का बड़ा हिस्सा मकान मालिक उठाता है। कम इनिशियल कैपिटल में बेहतर लोकेशन में रहने का विकल्प मिलता है। उसी तरह ईएमआई का पूरा हिस्सा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। शुरुआती वर्षों में ईएमआई का बड़ा भाग इंटरेस्ट में जाता है। स्टैंप ड्यूटी वापस नहीं आती। इंटीरियर का पूरा पैसा रीसेल में रिकवर नहीं होता। मेंटेनेंस वेल्थ क्रिएशन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि किराया हमेशा बेहतर है, और इसका अर्थ यह भी नहीं कि घर खरीदना गलत है। सही सवाल है, आपकी परिस्थिति में कौन सा विकल्प बेहतर है। अगर आपकी नौकरी एक शहर में स्थिर है, परिवार को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, एडेक्वेट डाउन पेमेंट है, इमरजेंसी फंड है, एक फाइनेंशियल नेटवर्थ बन चुका है और ईएमआई आराम से चुकाई जा सकती है, तो घर खरीदना सेंसिबल हो सकता है। लेकिन अगर करियर अनसर्टेन है, अगले 3 से 5 वर्षों में शहर बदल सकता है, डाउन पेमेंट के लिए पूरी सेविंग खत्म करनी पड़ेगी और ईएमआई के बाद बचत नहीं होगी, तो किराए पर रहना कमजोरी नहीं, फाइनेंशियल प्रूडेंस हो सकता है। रेंटिंग कोई कैरेक्टर डिफेक्ट या फेलियर का सर्टिफिकेट नहीं है, और होम ओनरशिप कोई मोरल अचीवमेंट नहीं है। दोनों एक तरह के हाउसिंग अरेंजमेंट्स हैं।
क्या अगर बैंक ने लोन मंजूर किया है तो घर अफोर्डेबल है? नहीं, लोन अप्रूवल अफोर्डेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। बैंक आपके जिंदगी की सारी प्राथमिकताएं नहीं जानता। बैंक नहीं जानता कि 3 साल बाद बच्चा होगा। बैंक नहीं जानता कि माता पिता को मेडिकल सपोर्ट चाहिए। बैंक नहीं जानता कि आपका प्रोफेशन रिसेशन सेंसिटिव है। बैंक नहीं जानता कि आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। बैंक नहीं जानता कि आप सुबह 4 बजे ईएमआई की चिंता में जाग जाएंगे। बैंक कोलैटरल और रीपेमेंट कैपेसिटी देखता है। आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखनी चाहिए। एक कंजर्वेटिव पर्सनल टेस्ट यह हो सकता है कि ईएमआई चुकाने के बाद क्या आप नियमित इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं? क्या आपके पास कम से कम 6 महीनों की ईएमआई और घरेलू खर्च का इमरजेंसी रिजर्व है? क्या ब्याज दर बढ़ने पर भी बजट चलेगा? क्या कुछ समय के लिए एक इनकम बंद हो जाए तो परिवार संभल जाएगा? क्या डाउन पेमेंट देने के बाद आपका बैंक अकाउंट लगभग खाली तो नहीं हो जाएगा? क्या घर खरीदने के बाद भी आप हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट और बच्चों की शिक्षा के लिए बचत कर पाएंगे? और सबसे जरूरी, क्या घर खरीदने के बाद भी आप इंसान की तरह जी पाएंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य केवल डिफॉल्ट से बचना नहीं है, उद्देश्य एक डिग्निफाइड लाइफ बनाना है। 1900 की पीढ़ी और 2000 की पीढ़ी में असली अंतर क्या है? पुरानी पीढ़ी की जिंदगी कठिन थी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पुरानी पीढ़ी के स्ट्रेंथ को केवल इंडिविजुअल टफनेस समझना भी गलत होगा। उनके पास कई जगह ज्वाइंट फैमिलीज थी, शेयर्ड रिसोर्सेज थे, कम्युनिटी था, दुख कलेक्टिव था। जब पूरे गांव या पूरे शहर पर संकट आता है तो व्यक्ति यह नहीं सोचता कि केवल वही असफल है, लेकिन आज का संकट पर्सनलाइज्ड हो गया है। अगर घर नहीं खरीद पाए तो आपकी गलती, अगर जॉब नहीं मिली तो आपने स्किल नहीं सीखी, अगर बर्न आउट हुआ तो टाइम मैनेजमेंट खराब है, अगर ईएमआई में फंस गए तो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, अगर प्रॉपर्टी महंगी है तो इनकम बढ़ाइए। सिस्टम हर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का मोटिवेशनल सॉल्यूशन बेचता है और एक आम आदमी सोचता है बाकी सब मैनेज कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? शायद बाकी सब भी मैनेज नहीं कर रहे, शायद उनकी हकीकत बस आपको दिखाई नहीं दे रही। कोई क्रेडिट कार्ड से ग्रोसरी खरीद रहा है, कोई पेरेंट्स के सेविंग से ईएमआई भर रहा है, कोई सेकंड पर्सनल लोन लेकर फर्स्ट लोन मैनेज कर रहा है, कोई मैरिज में तनाव झेल रहा है, कोई नौकरी खोने के डर से अपमान सह रहा है ऑफिस में, किसी का घर बड़ा है लेकिन उसकी नींद छोटी हो गई है। क्या नई पीढ़ी कमजोर है? यह कहना आसान है कि नई पीढ़ी कमजोर है, लेकिन नई पीढ़ी उस इकोनॉमी में बड़ी हुई है जहां उसे बचपन से कहा गया अच्छे स्कूल में जाओ, कोचिंग लो, डिग्री लो, इंग्लिश सीखो, कोडिंग सीखो, एमबीए करो, इंटर्नशिप करो, नेटवर्किंग करो, पर्सनल ब्रांड बनाओ। हर 3 साल में स्किल बदलो, फिर भी नौकरी गारंटेड नहीं, सैलरी गारंटेड नहीं, पेंशन गारंटेड नहीं, मेडिकल सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं, एफोर्डेबल हाउस की कोई गारंटी नहीं। पुरानी पीढ़ी की जिंदगी में फिजिकल स्कार्सिटी अधिक थी, इतनी चीजें आज की तरह नहीं थी उनके पास। नई पीढ़ी की जिंदगी में सर्टेनिटी की स्कार्सिटी है। वो चॉइसेस से घिरी दिखाई देती है, लेकिन हर चॉइस के साथ इकोनॉमिक रिस्क जुड़ा है। वो नौकरी चुनता है तो डरता है कि पुरानी नौकरी तो बेहतर नहीं थी। वो घर खरीदता है तो डरता है कि गलत लोकेशन तो नहीं ले रहा। नहीं खरीदता है घर तो डरता है कि प्राइस और तो नहीं बढ़ जाएगी। शादी करता है तो फाइनेंशियल प्रेशर, नहीं करता है तो सोशल प्रेशर। बच्चा करता है तो एजुकेशन और हेल्थ केयर कॉस्ट, नहीं करता तो फैमिली प्रेशर। ये जनरेशन केवल काम नहीं कर रही, ये लगातार डिसीजन ले रही है और हर डिसीजन को सोशल मीडिया पर दूसरों से कंपेयर भी कर रही है। घर कब डिप्रेशन की वजह जैसा महसूस होने लगता है? घर तब समस्या बनता है जब आपकी आत्ममूल्य, सेल्फ इवैल्यूएशन की भावना प्रॉपर्टी ओनरशिप से जुड़ जाए। आप केवल फोमो में खरीदें, आप लोन एलिजिबिलिटी को अफोर्डेबिलिटी समझ लें, आप डाउन पेमेंट में पूरी अपनी लिक्विडिटी खत्म कर दें, आपकी ईएमआई करियर चॉइसेस ही बंद कर दें, आप घर के कारण हेल्थ, रिलेशनशिप और रिटायरमेंट सैक्रिफाइस करने लगें, आप हर समय डिफॉल्ट के डर में जिएं, आप परिवार से अपनी फाइनेंशियल स्थिति छिपाने लगें, आपको घर देखकर खुशी से अधिक गिल्ट और भय महसूस हो। घर खरीदने से पहले 5 ईमानदार सवाल खुद से पूछिए। पहला सवाल, मैं घर क्यों खरीद रहा हूं? रहने के लिए, बच्चों की स्टेबिलिटी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए,
या पेरेंट्स के प्रेशर में, शादी के लिए, फोमो में, टैक्स बचाने के लिए, या इसलिए कि सोशल मीडिया पर बाकी लोग खरीद रहे हैं? कारण अगर स्पष्ट नहीं होगा तो आपका निर्णय भी स्पष्ट नहीं होगा। दूसरा सवाल, क्या मैं इसी शहर और इसी घर में लॉन्ग टर्म में रहूंगा? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, शिफ्टिंग, फर्निशिंग और टाइम बहुत खर्च होता है। अगर 3 से 5 साल में शहर बदलना है तो घर खरीदना केवल इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे सकता है, फाइनेंशियल सेंस नहीं। तीसरा सवाल, क्या ईएमआई के बाद मेरी जिंदगी बचेगी? ऐसा घर अफोर्डेबल नहीं है जिसके बाद रेस्टोरेंट में खाना खाना, छुट्टी, हॉबी, एजुकेशन, हेल्थ चेकअप और रिटायरमेंट सेविंग सब लग्जरी बन जाए। चौथा सवाल, अगर मेरी इनकम 6 महीने रुक जाए तो क्या होगा? जॉब लॉस थ्योरेटिकल इवेंट नहीं है, बिजनेस स्लोडाउन थ्योरेटिकल इवेंट नहीं है, बीमारी कोई थ्योरेटिकल इवेंट नहीं है। फाइनेंशियल प्लान सनी डे इनकम पर नहीं, रेनी डे सर्वाइवल पर बनना चाहिए। पांचवा सवाल, क्या मैं घर खरीद रहा हूं या एंजाइटी खरीद रहा हूं? यह सवाल किसी कैलकुलेटर में नहीं मिलेगा। इसका जवाब रात को सोते समय खुद से ही पूछने पर मिलेगा। समस्या का समाधान केवल युवा ज्यादा कमाए नहीं है। हाउसिंग क्राइसिस को केवल पर्सनल फाइनेंस की समस्या कहना गलत होगा। हर युवा को यह कह देना कि स्किल बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ और घर खरीद लो, पॉलिसी फेलियर को पर्सनल फेलियर में बदलना है। समस्या के तो कई स्तर हैं। शहरों में ऐसी अफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई चाहिए जो केवल ब्रोशर में अफोर्डेबल ना हो। जॉब्स और हाउसिंग को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ना होगा। हर नौकरी को 3-4 महंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी के क्लस्टर में कॉन्सेंट्रेट करने से हाउसिंग प्रेशर बढ़ेगा। रेंटल हाउसिंग को एक सम्मानजनक और सुरक्षित विकल्प बनाना होगा। टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों के लिए प्रेडिक्टेबल रूल्स चाहिए। लॉन्ग टर्म रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स, फेयर डिपॉजिट नॉर्म्स और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की जरूरत है। अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा उस शहर की वास्तविक हाउस होल्ड इनकम से जुड़नी चाहिए, सिर्फ फ्लैट के कारपेट एरिया से नहीं। होम लोन बेचते समय केवल ईएमआई नहीं, टोटल इंटरेस्ट और स्ट्रेस सिनेरियो भी स्पष्ट दिखाए जाने चाहिए। डेवलपर डिलेज, पुअर कंस्ट्रक्शन और लीगल डिस्प्यूट से बायर्स को बचाने के लिए एनफोर्समेंट मजबूत होना चाहिए। और फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब केवल म्यूचुअल फंड और आपका क्रेडिट स्कोर नहीं होना चाहिए। युवाओं को यह सिखाया जाना चाहिए कि हर असेट सही कीमत पर ही असेट होता है। गलत कीमत और गलत डेट स्ट्रक्चर पर वही असेट लायबिलिटी में बदल सकता है। 1900 की पीढ़ी से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें यह नहीं सीखना चाहिए कि उन्होंने इतना सहा इसलिए तुम्हें चुप रहना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि अनसर्टेनिटी तो ह्यूमन हिस्ट्री और इवोल्यूशन का हिस्सा रही है। क्राइसिस के बाद भी जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन रेजिलियंस का अर्थ अपने दर्द को छिपाना नहीं होता। रेजिलियंस का अर्थ जरूरत पड़ने पर मदद लेना भी होता है, अपनी सीमाएं पहचानना भी होता है, अपने आसपास कम्युनिटी बनाना भी होता है, अपनी जिंदगी को दूसरों की टाइमलाइन से मुक्त करना भी होता है। 1900 की पीढ़ी ने हमें यह नहीं सिखाया कि इंसान को हमेशा अकेले लड़ना चाहिए। उसने यह सिखाया कि बड़े संकट कलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, परिवार, समुदाय, पब्लिक पॉलिसी और म्यूचुअल सपोर्ट से क्रॉस किए जाते हैं। नई पीढ़ी को भी मोटिवेशनल स्लोगन नहीं, सपोर्टिव इकोसिस्टम चाहिए। अमन और राघव की कहानी का अंत क्या रहा? कुछ महीने बाद अमन ने घर नहीं खरीदा। उसने प्रॉपर्टी पोर्टल डिलीट भी नहीं किया, लेकिन उसने खुद को फेलियर समझना बंद किया। उसने तय किया कि अगले 3 साल डाउन पेमेंट फंड बनाएगा, कैरियर मोबिलिटी बनाए रखेगा, पेरेंट्स के मेडिकल फंड और अपने इमरजेंसी रिजर्व को घर की डाउन पेमेंट बुकिंग में खत्म नहीं करेगा। घर तब खरीदेगा जब उसकी जिंदगी सुरक्षित होगी, उसकी जिंदगी पर घर कब्जा नहीं करेगा। राघव ने भी घर अपना नहीं बेचा, लेकिन उसने अपने लोन को रिव्यू किया, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर समझा, कुछ महंगे खर्च रोके, लेकिन जीवन की सारी खुशियां बंद नहीं की। उसने पत्नी से पहली बार स्वीकार किया, मैं ईएमआई से डरता हूं। दोनों ने मिलकर बजट बनाया। उन्होंने यह तय किया कि एक छोटी वेकेशन इररेस्पॉन्सिबल चॉइस नहीं है। मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप बचाना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। अमन ने घर न खरीदने को फेलियर मानना बंद किया। राघव ने घर खरीदने को सक्सेस का अंतिम प्रमाण मानना बंद किया। दोनों ने समझा, घर जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी का अर्थ नहीं। अगर वर्ष 1900 में पैदा हुआ इंसान 14 साल की उम्र में विश्व युद्ध की खबर सुन रहा था,
18-19 साल की उम्र में महामारी के बीच अपने लोगों को खो रहा था, 29 साल की उम्र में आर्थिक मंदी देख रहा था, 39 साल की उम्र में फिर युद्ध शुरू हो गया। तो वर्ष 2000 में पैदा हुआ इंसान 20 साल की उम्र में कोविड पैंडेमिक के बीच पढ़ाई और करियर शुरू कर रहा था। उसने ऑनलाइन क्लासेस देखी, जॉब अनसर्टेनिटी देखी, इन्फ्लेशन देखा, ऑटोमेशन और एआई का डर देखा, बढ़ते रेंट और प्रॉपर्टी प्राइसेस देखे। दोनों पीढ़ियों की दुनिया अलग है, दोनों के डर अलग हैं और दोनों का दर्द वास्तविक है। हमें इतिहास का इस्तेमाल आज के युवा को शर्मिंदा करने के लिए नहीं करना चाहिए। इतिहास का इस्तेमाल उसे यह बताने के लिए करना चाहिए कि मानव जीवन कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी किसी एक फाइनेंशियल माइलस्टोन से तय नहीं होगी। आपके पास घर नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि आपने जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया। आपके पास घर है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको उसकी ईएमआई के लिए अपनी पूरी जिंदगी गिरवी रख देनी चाहिए। घर वो जगह होनी चाहिए जहां पहुंचकर आपका डर कम हो, ना कि बढ़ जाए। अगर घर का सपना ही आपकी नींद, स्वास्थ्य, रिश्ते और स्वतंत्रता छीन रहा है, तो समस्या आपके सपने में नहीं, उस कीमत, उस लोन स्ट्रक्चर और उस सोशल प्रेशर में हो सकती है जिसके भीतर छुपाकर वो सपना बेचा गया है। आपने घर का सपना जरूर देखिए, लेकिन उस सपने की कीमत केवल रुपए में मत गिनिए। देखिए कि उसके बदले आपका कितना समय जाएगा, कितनी फ्रीडम जाएगी, कितनी नींद जाएगी, कितने रिश्ते जाएंगे और जिंदगी की कितनी छोटी छोटी खुशियां जाएंगी। क्योंकि अंत में सबसे अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके नाम सबसे बड़ा घर है। सबसे अमीर व्यक्ति शायद वो है जो अपने घर में चैन से सो सकता है, जिसे हर सुबह नौकरी खोने का डर नहीं सताता, जो अपने बच्चे के साथ समय बिता सकता है, जो माता पिता के इलाज के लिए परेशान नहीं होता, जो अपने फैसले बैंक की ईएमआई देखकर नहीं, अपने जीवन के उद्देश्य देखकर ले सकता है। याद रखिए, घर आपका होना चाहिए, आप घर के नहीं। और कोई भी घर इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि उसकी कीमत चुकाते चुकाते आपकी जिंदगी ही खत्म हो जाए। मेरी बातों को अंत तक सुनने के लिए शुक्रिया।